गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 22 जून के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। नीचे डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट का एक लिंक दिया है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं और अपने ऑल इंडिया रैंकिंग को यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं उसको आप नेटमॉक की एप्लीकेशन के ऊपर भी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि रिवीजन आपकी होती रहे। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आपको कमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। मार्किंग स्कीम के बारे में पता है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आप मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर अपर टू ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स आते हैं तो उसे सेफ जोन माना जाता है और नीचे के ब्रैकेट्स में मार्क्स आते हैं तो इसे डेंजर जोन कहा जाता है। आपका जो पूरा पर्पस होना चाहिए वो डेंजर जोन से उठ के सेफ जोन में आना होना चाहिए। अगर 4 to 5 एमसीक्यूज ठीक होते हैं, ये आपका बेसिकली 40 to 55% वाला ब्रैकेट होता है। और यहाँ पे आपको क्या होता है, श्योरिटी नहीं होती है। आप प्रीलिम्स देके आते हैं और आप श्योर नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। बिकॉज आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के आने का वेट करेंगे, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि 100% तरीके से आप तैयारी करें या ना करें। उससे पहले जो प्रिपरेशन रहती है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो आप कोशिश करिए कि अपर टू ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं ताकि आप श्योर हो जाएं प्रीलिम्स के जो एग्जाम है उसको देते ही कि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से काफ़ी ऊपर जा रहे हैं और इसी वजह से मेंस की तैयारी आप बिना किसी टेंशन के कर पाएँ। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है उसको रिलीज किया गया। पूछा गया इसे रिलीज कौन करता है, क्या इसे यूएनसीटीएडी रिलीज करता है, यूनिसेफ, ओईसीडी या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। तो बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है, खासतौर पे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये किस कंट्री में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये इस चीज़ के बारे में बताती है। जैसे अगर हम बताएं कि जो 2020 है इसमें बेसिकली 40% डिक्लाइन देखा गया है। किसका? एफडीआई का। एफडीआई फ्लो एंड इसका जो फोरकास्ट है आगे आने वाले टाइम में भी अगर 2019 के कंपेयर किया जाए तो 40% का इसमें डिक्लाइन देखा गया। और इंडिया की बात करी जाए तो 2018 में हमारी जो पोजीशन थी वो 12th थी, जो इंक्रीज होकर 2019 में 9th हो गई थी। अब यहाँ पे वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है पूछा जाए कौन निकालता है तो इसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, दैट इज यूएनसीटीएडी जो है वो इसको लेके आता है। किस बारे में है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में है। ट्रेंड्स मैंने आपको बता दिए, 2019 से कंपेयर करके भी बता दिया, 2020 में क्या देखने को मिल रहा है। इंडिया की जो रैंकिंग थी वो भी मैंने आपको बता दी। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो मीसीएस के बारे में पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मीसीएस। तो मीसीएस के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहली कहती है इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, हो सकता है। इट इज लॉन्च बाय यूएस इन 2016। इसे 2016 में यूएस ने लॉन्च किया था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। बेसिकली क्या होता है, कम्युनिकेशन जो अभी है हमारी इतनी सिक्योर नहीं होती, स्नूपिंग करी जा सकती है उसमें। मतलब एक तरीके से अगर किसी दो लाइन के बीच में इंटरकनेक्शन है और बात हो रही है तो स्नूप करके उस पर्टिकुलर लाइन को टैप किया जा सकता है। लेकिन क्वांटम कम्युनिकेशंस जो है ये कहा जा रहा है कि क्वांटम टेक्निक के थ्रू जो कम्युनिकेशंस करी जाएंगी वहाँ पे जो स्नूपिंग होगी वो एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है मीसीएस, बिल्कुल सही है। लेकिन इट इज़ नॉट फ्रॉम यूएस, इट इज़ फ्रॉम चाइना, ध्यान रखिएगा। तो ये चाइना की है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। इसके बारे में इन्फोग्राफिक है जिसको आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि यूएनसीटीएडी, हमने देखा था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो यूएनसीटीएडी लेके आता है जो कि किसके बारे में थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड्स के बारे में थी। पूछा गया कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेट करता है। क्या इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, वाशिंगटन में है, जेनीवा में है, लंदन में है, चारों में से किस जगह पे ये लोकेट करता है? सोचिए, बताइए, फिर देखेंगे कि यूएनसीटीएडी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अलावा और कौन कौन सी रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है। हम पहले भी ये चीज़ देख चुके हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं। आई होप आपको याद होगा, नेवरदलेस याद नहीं भी है तो भी देख लेंगे। सोचिए पहले इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, यूएनसीटीएडी जो है इट्स अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी। तो परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेट करता है। सी इज द करेक्ट आंसर। और कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो ये आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लेके आता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट तो हमने डिस्कस किया ही। इसके अलावा ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गई, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट हो गई, इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट हो गई, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कोई भी एक नाम आपको एग्जाम में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट जो है वो यूएनसीटीएडी पब्लिश करता है। यह चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि इन ये पर्टिकुलर रिपोर्ट, मान लीजिए दे दिया कम्युनिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, चार ऑप्शन दिए गए। फिर आपको देखना पड़ेगा कि यूएनसीटीएडी करता है। तो जो ये 6 रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के बारे में पूछा गया। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कौन रिलीज करता है? क्या ये आईएमएफ रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक,
AIIB, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट आउटलुक को रिलीज किया गया और इसने बताया कि जो इंडियन इकोनॉमी है 2020-21 में 4% कॉन्ट्रैक्शन जो है इसके अंदर देखा जाएगा। तो ये डिक्लाइन जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये फोरकास्ट किया गया है। ठीक है, इसके अंदर एडीओ के अंदर लेके कौन आता है, इसे लेके आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीओ ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता है, तो इस वजह से क्वेश्चन आने के चांसेस यूपीएससी में ज़्यादा हो जाते हैं। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। एडीओ एडीबी लेके आता है और जो इसका बैकग्राउंड था वो भी मैंने आपको बता दिया, जो आपको पता होना चाहिए। मेंस में इस तरीके की चीज़ें को आप यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट इज रिलीज बाय। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट कौन लेके आता है? क्या ये यूनिसेफ लेके आता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी लेके आता है, UNCTAD वंस अगेन, या फिर OECD? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, देखिए सी को तो एलिमिनेट कर दी, क्योंकि अभी हमने देखा था 6 रिपोर्ट्स जो UNCTAD लेके आता, जिसमें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट थी, कमोडिटीज रिपोर्ट थी, उसमें ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट नहीं थी। तो सी तो आपका एलिमिनेट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR जिसको कहते हैं, वो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को रिलीज करता है और ये एनुअल रिपोर्ट जो होती है ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट कहलाती है। अभी रिसेंटली हुआ क्या है, ये जो रिपोर्ट 20 जून को निकाली गई है, इसमें बेसिकली ट्रेंड्स दिए होते हैं। किस चीज़ के ट्रेंड्स? इसमें ट्रेंड्स होते हैं कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल की संख्या कितनी है, रेफ्यूजीज की संख्या कितनी है, पीपल हु हैव रिटर्न टू देयर कंट्रीज और एरियाज ऑफ ओरिजिन, जो वापस अपनी कंट्रीज में आ गए, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है, साथ में स्टेटलेस पीपल उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये सब जो डेटा होता है ये आपका ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में दिया होता है और देता कौन है? यूनाइटेड नेशन HCR, दैट इज हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रिक के बारे में है, रशिया इंडिया चाइना जो ग्रुपिंग है। पूछा कि इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए यूजुअली डेटा रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी कम ही पूछता है, तो ऐसे एग्जैक्ट डेटा जो होगा वो नहीं दिया जाएगा। इस तरीके के जो डेटा रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो स्टेट एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। नेवरदलेस ये क्वेश्चन इसलिए बनाया कि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर मेन्स में भी रशिया इंडिया चाइना से रिलेटेड कोई पूछा जाता है तो आप ये डेटा जो है वो साइट कर पाएँ। अगर आपको पता होगा तभी आप उस चीज़ को मेंशन कर पाएंगे। और ये अगर आप डेटा जो है वो अपने मेन्स के आंसर में लिखते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंपैक्ट डालता है और आपको एक एज देता है, हाफ मार्क या 1 मार्क ज़्यादा आपके कंपेटिटर से लेने के लिए। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है द ग्रुप ऑक्यूपाइज 19% ऑफ ग्लोबल लैंड मास। तो जो पूरा वर्ल्ड है उसका 19% लैंड मास जो है, जो लैंड है वो किसके पास है? वो रशिया इंडिया चाइना के पास है। हो सकती है ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट्स 33% ऑफ GDP। तो पूरी दुनिया की 33% GDP जो है वो इन 3 कंट्री से आती है। ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और इसके आंसर को भी देखेंगे। चलिए, देखिए रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA ने अनाउंस किया है कि एक रशिया इंडिया चाइना की जो एक वर्चुअल समिट होने वाली है 23 जून 2020 को, उसको ये अटेम्प्ट करेगा। तो इट कैन बी नोटेड दैट RIC जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है और खासतौर पे अभी जब इंडिया और चाइना का एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर को लेकर, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर मीटिंग को एक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ किया जा सकता है जो स्टैंड ऑफ है उसको रिजोल्व करने के लिए। तो इसी वजह से MEA ने प्रॉबेबली अनाउंस किया है कि वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। ग्रुप के पास लैंड कितनी है? तो यस 19% लैंड जो आपने देखा होगा, रशिया जो है काफ़ी ज़्यादा लैंड है उसके पास। इंडिया और चाइना के पास भी कंपेरेटिवली अगर यूरोपियन कंट्री से कंपेयर किया जाए अच्छी खासी लैंड है। द ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट्स 33% ऑफ GDP। इंडिया और चाइना आपको पता है काफ़ी उनकी GDP का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा रहता है, काफ़ी थ्राइविंग इकोनॉमीज है। तो यस सेकंड स्टेटमेंट हमारी ये भी ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान न्यूज में था, पूछा गया इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन इसके बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट को देखते हैं। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज विल बी प्रोवाइडेड टू रिटर्निंग माइग्रेंट्स वर्कर्स एंड रूरल सिटीजन्स। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत जो माइग्रेंट्स अभी वापिस आ रहे हैं उनको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से और रूरल सिटीजन्स को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएगी। दिस कैंपेन विल वर्क इन मिशन मोड फॉर 100 डेज। तो मिशन मोड तरीके से इस कैंपेन को रन किया जाएगा और 100 दिन का इसमें टारगेट दिया गया। इट हैज़ एन आउटले ऑफ 50,000 करोड़। तो इसमें जो टोटल एलोकेशन किया गया वो 50,000 करोड़ का किया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस कर। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कहा कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसके अंदर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं साथ में जो रूरल सिटीजन्स हैं उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करी जाएगी ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सके, कुछ पैसा जो है वो कमा सकें। ये जो है ये पूरा का पूरा कैंपेन मिशन मोड तरीके से चलाया जाएगा और 125 दिन का इसमें टाइम दिया गया है। तो 125 डेज ना कि 100 डेज। 100 डेज जो है वो नरेगा के रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें जो एलोकेशन किया गया है वो किया गया है कितने
50,000 करोड़ का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। इसके अलावा स्टार्टिंग के अंदर 116 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है जो कि 6 स्टेट से आते हैं। 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं, जैसे यूपी है, एमपी है, बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है, उड़ीसा है। इन 6 स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बाकी स्टेट्स को भी कवर किया जाए, बट फिलहाल के लिए यहाँ पे 6 स्टेट्स 116 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस कैंपेन को रन किया जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। AIIB के बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। आपको AIIB की फुल फॉर्म भी पता है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। टाइम टू टाइम हम जो है इनसे यहाँ पे लोन लेते रहते हैं, और खासतौर पर कोविड-19 को काउंटर करने के लिए AIIB ने जो इंडिया है उसकी काफ़ी हेल्प करी है। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली है, इंडिया जॉइंड AIIB इन 2016 एज अ रीजनल मेंबर। तो हमने इसे 2016 में ज्वाइन किया एज अ रीजनल मेंबर, हो सकता है। इसके 102 मेंबर्स हैं, ये भी हो सकता है। चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB विद 26.06% वोटिंग पावर। तो चाइना के पास सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इसका, और इसकी वोटिंग पावर भी 26% है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि 500 मिलियन का जो लोन था वो सैंक्शन किया गया था AIIB के द्वारा इंडिया को, ताकि कोविड-19 को काउंटर किया जा सके। और अभी रिसेंटली एक 750 मिलियन का जो लोन है वो सैंक्शन जो है वो किया गया है अगेन कोविड-19 पेंडेमिक को कर्टेल करने के लिए, ताकि पुअर और वल्नरेबल हाउस होल्ड्स जो है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट कम से कम पड़ सके। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए क्वेश्चन की, तो क्या इंडिया ने 2016 में ज्वाइन किया था, बिल्कुल सही। एज ए रीजनल मेंबर ज्वाइन किया था, ये भी सही है। AIIB के मेंबर्स कितने हैं, AIIB के 102 मेंबर्स हैं। वोटिंग पावर की बात करी जाए तो यस, चाइना के पास सबसे ज़्यादा है 26.06%। इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, लेकिन जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी वोटिंग पावर सिर्फ 7.62% है इसके अंदर। आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो NCPOR के बारे में पूछ रहा है। NCPOR स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च। देखिए, आपको ये फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि अगर फुल फॉर्म जो है वो आपको पता होता है तो उसका आंसर करना आसान हो जाता है आपके लिए। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, नेवरदलेस बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आंसर करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया NCPOR जो है इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लोकेट करता है, क्या ये हैदराबाद में है, चेन्नई में है, गोवा में है या मुंबई में है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, आउट ऑफ द ब्लू NCPOR के बारे में क्वेश्चन नहीं बनाया गया, और UPSC भी ऐसे करता है। बहुत बार लग सकता है कि कैसे इसने एक तरीके से NCPOR या किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन बना लिया। NCPOR कहीं ना कहीं न्यूज़ में था, डेफिनेटली तभी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया होगा, और UPSC भी एग्जैक्टली यही करता है। रिसेंटली NCPOR ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी और उसमें कहा गया है कि आर्कटिक सी जो है उसकी जो आइस है उसमें लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया है इन लास्ट 41 ईयर्स की बात करी जाए तो लास्ट 41 सालों में लार्जेस्ट डिक्लाइन जो है वो देखा गया किसके अंदर, आइस के अंदर। कहाँ की, आर्कटिक सी की। तो अब पूछा गया कि ये लोकेट कहाँ करता है, तो NCPOR जो है ये गोवा में लोकेट करता है। सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। NCPOR जो है एस्टेब्लिश किया गया था एज एन ऑटोनमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। अगर पूछा जाए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर 1998 में इसको डाला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ओम्स के बारे में है। ओम्स एक तरीके से आप कह सकते हैं मिनी ड्रैगन है, और ये न्यूज़ में था अभी, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर अप टू 10 ईयर्स। तो 10 साल तक बिना खाने के ये रह सकते हैं, हो सकता है। दे हैव अ पावरफुल सेंसरी सिस्टम ऑफ स्मेल, टेस्ट, हियरिंग एंड इलेक्ट्रोसेंसिटिविटी। तो ये वेरियस जो उसकी आप कह सकते हैं सेंसरी सिस्टम्स है वो काफ़ी पावरफुल है, चाहे वो सुनने की क्षमता हो, सूंघने की या फिर टेस्ट की, तो इन सब में ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द ओम रिक्वायर्स सॉल्टी एंड मडी वाटर टू सर्वाइव। तो ओम को जिंदा रहने के लिए मडी वाटर मतलब मिट्टी वाला पानी या फिर नमक वाला पानी जो होता है वो चाहिए होता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, मैंने आपको बताया था ओम्स जो है एक तरीके से मिनी ड्रैगन कहा जाता है, रेप्टाइल है ये। रिसेंटली 3 ऐसे ओम्स थे जिनको रखा गया स्लोवेनिया के अंदर एक केव के अंदर, और वहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया और देखा गया कि 2016 में वो कैसे हैच हुए थे, कैसे निकले थे। और ओम्स के बारे में बात करी जाए तो ये आईलेस स्पीसीज़ है और 10 साल तक बिना खाने पीने के रह सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है। जो इनकी सेंसरी एबिलिटीज़ होती है, सुनने की, सूंघने की, ये काफ़ी तेज़ होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ठीक हो जाती है। लेकिन इनको जिंदा रहने के लिए क्लीन वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो ये मडी वाटर, सॉल्टी वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर बात करी जाए ज़्यादातर ये आपको कहाँ मिलते हैं, एक्वाटिक कास्ट सिस्टम में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भी केव के अंदर आपको कास्ट सिस्टम मिल जाते हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल होते हैं। तो पहली 2 स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम 2 मिनट के अंदर इसे
क्विकली रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UNCTAD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लेके आता है। इसमें बताया क्या जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। इंडिया जो है उसमें हमने इंप्रूवमेंट देखा था 2018 से 2019 के अंदर। अभी रिसेंटली वर्ल्ड की अगर ट्रेंड के बारे में बात करी जाए तो 40% डिक्लाइन जो है उसके बारे में फोरकास्ट किया जा रहा है। फिर हमने मिसियस के बारे में देखा था, ये चाइना का बेसिकली एक सैटेलाइट है, क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, स्नूपिंग जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे निजात मिल जाएगी। इस इन्फोग्राफी को भी आप देख सकते हैं। फिर हमने देखा था UNCTAD कहाँ पे लोकेट करता है, जेनेवा के अंदर है, और इट्स इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, और वेरियस जो रिपोर्ट्स हैं वो ये लेके आता है, चाहे वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट हो, इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी रिपोर्ट हो, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट हो, या फिर कमोडिटीज एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो। फिर हमने ADO के बारे में देखा था, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के बारे में। कौन लेके आता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक लेके आता है। ये बता रहा है कि इंडिया के जो पूरा फाइनेंशियल ईयर रहेगा वो 4% जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये 4% कॉन्ट्रैक्शन जो है अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा है। नेवरदलेस एक फोरकास्ट है, देखते हैं क्या होता है इसके बाद। आपको ये बस पता होना चाहिए ADO ADB लेके आता है। नेक्स्ट हमें देखते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के बारे में। कौन लेके आता है? ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट UNHCR लेके आता है। इंटरनल माइग्रेशन कितना हुआ, एक्सटर्नल माइग्रेशन कितना हुआ, स्टेटलेस पीपल कितने हैं, इन सबसे रिलेटेड जो डेटा होता है वो ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में दिया जाता है। फिर हमने रशिया, इंडिया, चाइना देखा था। बेसिकली जो MEA है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इसने कहा है कि जो भी एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। हो सकता है चाइना के साथ स्टैंड ऑफ का भी इशू इसके अंदर रेज किया जाए। अब बात करी जाए 19% लैंड मास जो है वो ये तीनों कंट्रीज लेके रखे हैं, और 33% GDP के अंदर तीनों कंट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा माइग्रेंट वर्कर्स को जो कोविड-19 के चलते वापस आ रहे हैं। रूरल सिटीजन को भी 125 दिन में मिशन मोड तरीके से पूरा किया जाएगा, और टोटल एलोकेशन जो है 50,000 करोड़ का रखा गया है इसके अंदर। शुरू में 116 डिस्ट्रिक्ट होंगे, 6 स्टेट से आते हैं। वो कहाँ से? UP, MP, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान एंड झारखंड से, ध्यान रखिएगा। फिर हमने AIIB के बारे में देखा था। टाइम टू टाइम लोन जो है वो इंडिया को देता रहता है, और खासतौर पर अभी हमें कोविड-19 को काउंटर करने के लिए लोन की जरूरत पड़ रही है, वो हम यहीं से ले रहे हैं। 750 मिलियन जो लोन है वो इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए दिया गया है अभी, और 102 मेंबर्स हैं इसके अंदर। चाइना का शेयर सबसे ज़्यादा है, 26% वोटिंग पावर है। उसके बाद इंडिया की पावर 7.62% है। देन हमने देखा था NCPOR के बारे में, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियनिक रिसर्च। ये जो है बेसिकली बताता है कि जो डिक्लाइन है आइस के अंदर वो कितना हो रहा है, और अभी बताया कि आर्कटिक सी के अंदर जो 41 सालों का डिक्लाइन है सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, गोवा में ये लोकेट करता है। लास्ट में हमने ओम्स के बारे में देखा था। आइलेस स्पीसीज़ है ये, और कास्ट टोपोग्राफी मिलती हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड 10 सालों तक, और जो क्लीन वाटर होता है वहाँ पर ये मिलते हैं। तो हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और जो लिंक नीचे दिया गया है मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट होता है वो मुझे टेलीग्राम पे आप लिख सकते हैं, और जो मार्क्स हैं आपके वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। अगर अपर 2 ब्रैकेट्स में मार्क्स आए देन ऑफकोर्स कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो ठीक है। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में आपके रेगुलर बेसिस में मार्क्स आए तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना पड़ेगा ताकि अपर 2 ब्रैकेट्स में आप आ सकें। Then finally I'll say thanks for watching, have a nice day, you can subscribe, goodbye.